नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, मज़े में होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं इस चैनल पर लेकर आता हूँ नए नए ऑडियो बुक्स जो होते हैं कॉमिक्स से, नॉवल से और स्टोरीज से। अगर आपको ऐसे कंटेंट पसंद है तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, इसी नोट पर आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको सुनाने वाला हूँ पलटवार नॉवल का पार्ट 5। इसके बाकी के 4 पार्ट्स आप ऑलरेडी सुन चुके हैं, और अगर आपने नहीं सुने तो उनके लिंक्स आपको ऊपर आई बटन से मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं पलटवार नॉवल का पार्ट 5। अस्पताल की एक नर्स क्लिनिक 4 में पहुंची तो ये देखकर शक पकाई कि वहाँ ना डॉक्टर था और ना पेशेंट। लंबे डग भरती वो रिसेप्शन पर पहुंची और ड्यूटी नर्स से मुखातिब हुई। क्लिनिक 4 में न डॉक्टर साहा है, वो बोली, और ना उनका पेशेंट। कहाँ गए दोनों? कहाँ गए क्या मतलब? रिसेप्शन ड्यूटी करती नर्स बोली, वहीं होंगे। नहीं है, ये कैसे हो सकता है? मेरे से पूछ रही हो? मैं देखती हूँ। रिसेप्शन वाली नर्स उठकर दूसरी नर्स के साथ होली। वहाँ बैठा गार्ड तब भी फिल्मी मैगजीन पढ़ रहा था और दोनों नर्सों के वार्तालाप से उसके कान पर जूं भी नहीं रेंगी थी। 1 मिनट बाद क्लिनिक 4 के अटैच टॉयलेट से डॉक्टर साहा का निश्चेष्ट शरीर बरामद हुआ। फिर हड़कंप मच गया। होटल सी व्यू के जनरल मैनेजर कपिल उदेनिया के ऑफिस में उसके सामने इरफान और सोहेब बैठे हुए थे, और इस बार वहां फूड एंड बेवरेजेस मैनेजर जाफरी हॉल और होटल का मेंटेनेंस इंजीनियर धर्म बेलावाला भी मौजूद थे। जैसी वो मीटिंग थी, उसमें सिक्योरिटी के नए बॉस बाल पांडे को भी शामिल होना चाहिए था, लेकिन उदेनिया ने उसे जानबूझकर नहीं बुलाया था। राजा साहब की बाबत कोई सवाल नहीं हुआ था, होता तो शोहाब के पास जवाब तैयार था। राजा साहब को फ्लू ने जकड़ लिया था और वो फिर बेड पर थे। नए साल की शुरुआत से ही उदेनिया चिंतित भाव से बोला, यहाँ ऐसी अजीब अजीब घटनाएं हो रही हैं जिनका कोई सिर पैर नहीं, जिनके होने की प्रत्यक्ष कोई वजह नहीं, और जो सी व्यू जैसे 5 स्टार डिलक्स होटल में नहीं होनी चाहिए। गनीमत है कि सबकी तरफ पेट्रेंस की तवज्जो नहीं गई, लेकिन जिनकी तरफ गई वो भी मैनेजमेंट की किरकिरी कराने के लिए कम नहीं थी। मसलन क्या हुआ? सोहाब ने पूछा। बोलावाला बताता है। आज सुबह बोलावाला संजीदगी से बोला, एयर कंडीशनिंग प्लांट में धमाका हुआ। मैंने खुद जाकर देखा तो एक ट्रांसफार्मर फूंका पाया। फोरमैन से पूछा तो बोला शॉर्ट सर्किट हो गया। ऐसा शॉर्ट सर्किट होना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन जब मैंने फूंके ट्रांसफार्मर को चेक किया तो पाया कि तारों से छेड़खानी की गई थी। कनेक्शन उलट पलट दिए गए थे। ड्यूटी पर जो इलेक्ट्रिशियन थे उनसे उस बाबत सवाल किया तो चारों के चारों कसमें खाते कहने लगे कि उन्होंने तारों के साथ कोई छेड़खानी नहीं की थी। तो किसने की? पड़ताल जारी है, पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लगता नहीं कि कुछ पता लगेगा। नुकसान क्या हुआ? नुकसान कोई खास नहीं हुआ, जहमत भी कोई खास नहीं हुई, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए था। दिस मीन्स सेबाटॉज, उदेनिया बोला, विच मीन्स सिक्योरिटी लैप्स। बाल पांडे क्या कहता है? अभी कुछ नहीं कहता, तफ्तीश कर रहा है, रिपोर्ट देगा। वो यहाँ क्यों नहीं है? क्योंकि नया है। जैसी बातें यहाँ डिस्कस होनी है उनसे उसको परेशानी होती। और इरफान उतावले स्वर में बोला, लिफ्टें ठीक नहीं चलती। बोलावाला बोला, अच्छी भली चलती एकाएक गड़बड़ करने लगती है। कैसी गड़बड़ी? लॉबी से ऊपर जाने के लिए बटन दबाओ तो लिफ्ट बेसमेंट में पहुंच जाती है, बीच में कहीं से नीचे आने का बटन दबाओ तो टॉप पर पहुंच जाती है, 6 दबाओ तो 16 पर रुकती है, 10 दबाओ तो लॉबी में पहुंच जाती है। ये तो कंट्रोल के नुक्स है, सुहाब बोला। मैंने तमाम कंट्रोल खुद जाके चेक किए, किसी में कोई नुक्स न पाया। मैंने तमाम लिफ्टें खुद बिल्कुल ठीक चलती पाई, लेकिन फिर भी शिकायत आती है। वेटर कहते हैं, सिक्योरिटी स्टाफ कहता है, गेस्ट शिकायत करते हैं कि लिफ्टें मिसबिहेव करती हैं। नीचे का बटन दबाओ ऊपर पहुंच जाती हैं, ऊपर का बटन दबाओ नीचे को चल देती हैं। काहे? इरफान गुस्से से बोला, लिफ्टें क्या साला कोई जादू से चलाता है? और सुहाब बड़े सब्र से बोला, परसों किचन के बड़े फ्रीजर की शिकायत आई, बाकायदा चल रहा था, फिर भी 100 चिकन बिगड़ गए। चेक करने पर पता चला गैस निकल गई हुई थी। नई गैस चढ़ाई तो ठीक चलने लगा। गैस निकल जाना क्या बहुत बड़ी बात है? बिल्कुल भी नहीं, लेकिन सारी की सारी एकाएक नहीं निकल जाती, धीरे धीरे लीक करती है। धीरे धीरे कूलिंग पर असर पड़ता है, लेकिन इस बार तो ऐसा ना हुआ। फ्रीजर अभी ठीक था, अभी ठप हो गया, लिहाजा गैस निकली नहीं, निकाली गई। हो सकता है, लेकिन ये भी हो सकता है कि किसी की बेध्यानी की वजह से ट्यूबों पर कोई भारी चोट पड़ी हो जो बड़ी लीकेज की वजह बन गई हो। ये भी हो सकता है, इरफान बोला।
कि चोट इरादतन पड़ी हो तो सकता है, लेकिन बात यकीन में नहीं आती। तिलक मारवाड़े साहब ने इतनी शिद्दत से स्टाफ की स्क्रीनिंग की थी कि यकीन में नहीं आता कि अभी भी कोई गद्दार स्टाफ में बचा रह गया हो। गद्दार बनते ही नहीं, इरफान तल्खी से बोला, बनाए भी जाते हैं। हाँ, सुहाब बोला, लगता है दुश्मन की जो पेश मारवाड़े पर ना चली, डांगले पर ना चली, उसे वो अब स्टाफ पर आजमा रहा है। ये कोई बड़े वाकयात नहीं है, उदेनिया बोला। इतने बड़े होटल में किसी अप्लायंस का मेल फंक्शन करने लग जाना कोई बड़ी बात नहीं। हम उन पर शक कर सकते हैं, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि ये काम इत्तफाकन भी हुए हो सकते हैं। इत्तफाकन भी तो नहीं होने चाहिए, इरफान बोला। नहीं होने चाहिए, इसलिए तो ये मीटिंग बुलाई है ताकि इत्तफाकों पर भी कोई अंकुश लगाया जा सके। बहरहाल ये वाकयात ऐसे थे जो कि मैनेजमेंट की निगाह में आए। हमारे मेहमानों ने इसका कोई बड़ा नोटिस नहीं लिया। लिफ्ट की मेल फंक्शनिंग से किसी को परेशानी हुई तो उसने कोई गंभीर शिकायत ना की। अब मिस्टर हॉल के पास ऐसा कुछ कहने को है जिसने बतौर फूड एंड बेवरेजेस मैनेजर इनके लिए भारी एम्बेरसमेंट पैदा की। क्या हुआ? कल रात फ्रेंच रेस्टोरेंट में जाफरी हॉल बोला, एक विदेशी पार्टी ने विंटेज वाइन का ऑर्डर दिया जिसकी एक बोतल 40,000 की है। वाइन में फंगस निकला। फंगस क्या? इरफान बोला। फफूंद, सुहाब बोला, या समझ लो कि जाला। ओह, फिर क्या हुआ? मेहमान ने आसमान सिर पर उठा लिया। मैंने खुद जाकर 1000 माफिया मांगी और वाइन रिप्लेस की। ऐसा हुआ कैसे? पता नहीं कैसे हुआ, लेकिन नहीं होना चाहिए था, नहीं हो सकता था, फिर भी हुआ। आज मैंने खुद वाइन सेलर में जाकर वाइन का सारा स्टॉक चेक किया। सेलर में वाइन की 70 साल पुरानी बोतलें हैं। सब चौकस पाई गई, किसी पर भी एक फंगस का नामो निशान तक नहीं था। तो फिर उस बोतल में कैसे आ गया? जाफरी हॉल ने उदेनिया की तरफ देखा। सेलर इंचार्ज, उदेनिया बोला, सिर धड़ की बाजी लगाने को तैयार है कि जब वाइन की वो बोतल सेलर से इशू की गई थी तो उसमें फंगस नहीं था। यानी कि, सुहाब बोला, बोतल के सेलर से निकलने और कस्टमर की टेबल पर पहुंचने के बीच वो किसी वक्त बदल दी गई। सेलर इंचार्ज की बात माने तो यही हुआ हो सकता है। इस बारे में क्या किया जा रहा है? उन लोगों को स्क्रीन किया जा रहा है सेलर और कस्टमर की टेबल के बीच जिन्होंने बोतल को हैंडल किया था। ऐसे 4 लोग थे, एक वाइन वेटर, एक सर्विस वेटर, एक स्टीवर्ड और एक खुद जाफरी हॉल। आप किस लिए? सुहाब हॉल से संबोधित हुआ। जब से मैं यहाँ पर फूड एंड बेवरेजेस मैनेजर हूँ, हॉल बोला, ये यहाँ का रेगुलर प्रोसीजर है। आपने बोतल को चौकस पाया था? 100%। फिर तो शक के दायरे में आने लायक 3 ही कैंडिडेट बचे। उदेनिया ने इनकार में सिर हिलाया। सुहाब की भवें उठी। ऑल द 3 persons आर ऑफ इम्पैकेबल क्रेडिबिलिटी एंड इंटीग्रिटी। हॉल बोला, आई एम रेडी टू वाउच फॉर देम। स्टीवर्ड ने तो अपना इस्तीफा पेश कर दिया है। ड्रामा है, इरफान बोला, पाखंड है। तो फिर, सुहाब बोला, बोतल के साथ गड़बड़ हुई तो कैसे हुई? एक ही तरीका मुमकिन है, हॉल बोला। क्या? वो बोतल काफ़ी देर तक फ्रेंच रेस्टोरेंट में सर्विस टेबल पर पड़ी रही थी। क्यों? पार्टी का ऐसा हुक्म था। वो 4 जने थे जिनमें से एक को एकाएक उठकर कहीं जाना पड़ गया था। उन्होंने स्टीवर्ड को खास तौर से बोला था कि जब तक उनका चौथा मेंबर ना लौट आए वाइन सर्व ना की जाए। ओह, तो आपका कहना है कि वाइन के साथ जो भी थी तब भी थी जबकि बोतल लावारिस अनअटेंडेंट सर्विस टेबल पर पड़ी थी। हाँ, आपने उन तीनों को बरी कर दिया, लेकिन फिर भी ये हरकत की तो किसी होटल के ही स्टाफ ने है। वो तो जाहिर है आउटसाइडर ने की, उदेनिया बोला। तो कमाल किया। आउटसाइडर को कैसे मालूम हो सकता था कि कौन सी विंटेज वाइन ऑर्डर की जानी थी जिसकी की फंगस वाली बोतल रिप्लेसमेंट के लिए खड़े पैर तैयार की गई थी? सो दिस इज एन इनसाइड जॉब। इनसाइडर को सिंगल आउट करना बाल पांडे का काम है। उसे यहाँ होना चाहिए था। वो अपना काम कर रहा है, लेकिन उसके यहाँ ना होने की वजह है वो मैं अभी बयान करूँगा। पहले मिस्टर हॉल एक वाकया और बयान कर ले। सुहाब ने हॉल की तरफ देखा। कल दोपहर, हॉल बोला, यहाँ 30 बंगाली लेडीज़ की किटी पार्टी थी। उनकी खास एडवांस फरमाइश पर उनके लिए हिल्सा फिश का इंतज़ाम किया गया था और एक बंगाली रेसिपी के तहत फ़िश तैयार की गई थी। फिश जब सर्व हुई तो उसमें से कॉकरोच निकला। तौबा! मैनेजमेंट को कोसती सारी औरतें उठ के चली गई। अल्टरनेट मेन्यू फ्री सर्व करने की पेशकश की तो भी ना रुकी। इसका तो मतलब ये हुआ कि कोई बड़े सिस्टमैटिक तरीके से होटल का धंधा बिगाड़ने पर तुला है। यही मतलब है, और इसे चेक करना हमारे नए सिक्योरिटी चीफ की कुवत से बाहर है। ऐसा तो नहीं है, ही इज़ डूइंग हिज बेस्ट। लेकिन क्या लेकिन? जो बात मैं कहने जा रहा हूँ उसे कहना ज़रूरी है, इसलिए मैंने बाल पांडे की यहाँ मौजूदगी को अवॉइड किया है। क्या कहना चाहते हो? हमने सिक्योरिटी चीफ गलत चुना। अच्छा, कुछ लोग अंडर इंस्ट्रक्शन ही बेहतरीन काम करते हैं।
इंस्ट्रक्शन जारी करके बेहतरीन काम कराने की क्षमता उनमें नहीं होती। तिलक मारवाड़ी काम कराना जानता था, डांगले मारवाड़ी का मुकाबला नहीं कर सकता था, लेकिन जैसे तैसे काम निकालना जानता था। बाल पांडे इस मामले में कमज़ोर है। स्टाफ पर मारवाड़ी का रौब था और फुल दबदबा था। डांगले का भी उसका नेक्स्ट इन कमांड होने की वजह से पूरा नहीं तो औना पौना रौब और दबदबा था। बाल पांडे का है ही नहीं। तो क्या किया जाए? वही जो हमारे बीच पहले ही डिस्कस हो चुका है। हमें सिक्योरिटी चीफ के लिए पेपर में वैकेंसी निकालनी चाहिए। मिस्टर हॉल का और बोलावाला का अभी यहाँ कोई काम है? नहीं। सुहाब खामोश रहा। दोनों उस खामोशी का मतलब समझ गए और वहाँ से उठकर चले गए। उदेनिया साहब, पीछे सुहाब बोला, आप बहुत दाना, बहुत काबिल और बहुत इखलाक वाले आदमी हैं। आप 100% हमारी तरफ हैं, इसलिए मैं आपको बड़े गहरे राज की बात बता रहा हूँ। क्या मैं आपसे उम्मीद कर सकता हूँ कि राज को राज रखेंगे? हाँ, क्या कहना चाहते हो? अगर ये कहना चाहते हो कि आजकल राजा साहब होटल में नहीं है तो ये बात मुझे पहले से मालूम है। सुहाब ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। राजा साहब कब से होटल में नहीं है ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन क्रिसमस ईव को मुझे पूरा एहसास हो गया था कि फ्रेंच रेस्टोरेंट जो राजा साहब पुलिस कमिश्नर और ओरिएंट के डायरेक्टर साहबान की सोबत में दिखाई दिए थे वो असल में राजा साहब नहीं थे। इस बात का जब मैंने तब से भरम बनाए रखा है तो इस बाबत अब भला क्यों मुँह फाड़ूंगा? सुहाब ने संजीदगी से सहमति में सिर हिलाया। ये भी जानते हैं? फिर बोला कि उस रात राजा साहब के बहुरूप में कौन था? हाँ, कौन था? तुम ही थे। कैसे जाना? क्योंकि और कोई हो ही नहीं सकता। मेरी जानकारी में राजा साहब का तुम्हारे और इरफान से ज़्यादा करीबी कोई नहीं। उस रात मुझे इरफान दिखाई देता रहा, तुम दिखाई नहीं दिए थे। दिखाई दिए थे तो आधी रात के बहुत बाद दिए थे, जबकि राजा साहब गायब हो गए थे। इसलिए जाहिर है कि राजा साहब का बहुरूप तुमने धारण किया था। आपकी निगाह तीखी है, आपकी सूझबूझ बेमिसाल है। दूसरे, मुझे ये एहसास हो रहा है कि राजा साहब जहाँ कहीं भी गए हैं वहाँ उनसे संपर्क नहीं किया जा सकता। न तुम्हें मालूम है कि राजा साहब की वापसी कब होगी। वो कैसे? तुम्हारे होटल को वक्ती तौर से बंद कर देने के फैसले की वजह से तुम दोनों को एहसास हो रहा है कि यहाँ के हालात तुम वैसे नहीं संभाल पा रहे हो जैसे राजा साहब यहाँ होते तो संभालते। आपकी तमाम बातें ठीक हैं, न हम ये जानते हैं कि राजा साहब कहाँ हैं, न हमारा उनसे कोई कांटेक्ट है और ना हमें ये मालूम है कि वो कब लौटेंगे। उदेनिया साहब, जिस बात ने हमें सबसे ज़्यादा हिलाया है, जिस बात की वजह से हमने सही या गलत होटल बंद करने का फैसला किया है, वो डांगले और मोदी का कत्ल है, जो कि होटल से बाहर धारावी बांद्रा लिंक रोड पर लेट नाइट होल्डअप में नहीं हुआ था। 31 की रात को ऐन हमारी नाक के नीचे इस होटल के कमरा नंबर 707 में हुआ था। क्या? और कत्ल 2 नहीं 3 हुए थे। तो 3? तीसरा कौन? मोहिनी सप्रे नाम की एक नौजवान लड़की जो कि डांगले की गर्लफ्रेंड और होने वाली बीवी थी। वो ही उस रात कमरा नंबर 707 में ठहरी थी, जहाँ की उसके समेत डांगले और मोदी का कत्ल हुआ। और कातिल जैसे आराम से टहलता हुआ आया वैसे ही आराम से टहलता हुआ रुखसत हो गया। उदेनिया के मुंह से बोल न फूटा। ये होटल अपनी फुल ऑक्यूपेंसी के दौर में छोटा मोटा शहर होता है। हम जितनी मर्जी जोर लगा लें, हम यहाँ वारदात होने से नहीं रोक सकते। रोक सकते हैं तो हमेशा नहीं रोक सकते। दुश्मन की कोशिश इस होटल को उड़ाने की है, जो हमने कई बार नाकाम की। हमारी ट्रेजेडी ये है कि वारदात रोकने में हमने हर बार कामयाब होकर दिखाना है, लेकिन वारदात करने में दुश्मन ने सिर्फ एक बार कामयाब होकर दिखाना है। हम 100 में से 99 वारदात नाकाम कर दें, लेकिन एक को नाकाम ना कर सके तो ये दुश्मन की फतेह होगी। भले ही हमारा कामयाबी का स्कोर 99% होगा और दुश्मन की कामयाबी का स्कोर 1% होगा। यहाँ इतना स्टाफ है, हम हर किसी की नीयत को लगाम नहीं लगा सकते, हर किसी को डंडे से वफादार नहीं बनाए रख सकते। खास तौर से तब जबकि आज भी यहाँ कुछ ऐसे पुराने मुलाजिम मौजूद हैं जो कभी बखिया के वफादार होते थे, इकबाल सिंह के वफादार होते, गजरे के वफादार होते थे। हर भेदी, मुखबिर, गद्दार पर अंकुश रखना, उसकी चाल ना चलने देना हमें हमारे बस का नहीं जान पड़ता। राजा साहब के बस का था? वो क्या सुपर ह्यूमन थे? पता नहीं क्या थे, लेकिन जब तक यहाँ थे तब तक यहाँ अमन चैन था। तब तक यहाँ न कभी किसी लिफ्ट ने मिसबिहेव किया था, न किसी वाइन की बोतल में फंगस निकला था, न फिश करी में कॉकरोच निकला था और न कोई ट्रांसफार्मर फटा था। अपना अपना मुकद्दर होता है, अपनी अपनी बरकत होती है और अपना अपना ज़हूरा होता है। डांगले के कत्ल के बाद से हम दोनों, मैं और इरफान, बड़ी शिद्दत से महसूस कर रहे हैं कि सोहल के बिना हम कुछ नहीं। उदेनिया ने ना पूछा कि राजा साहब का जिक्र एकाएक सोहल के जिक्र में कैसे तब्दील हो गया था। हम ज़ीरो हैं। सख्त मिजाज इरफान जज्बाती लहजे में बोला, हमारी अपनी कोई औकात नहीं। हमारी तभी कोई औकात है जब ज़ीरो के बाजू में एक बनकर सोहल खड़ा हो।
इरफान ने ठीक कहा। सुहाब बोला, 0 1 को 10 बना सकती है, लेकिन बजाते खुद 0 ही रहती है। अब करना क्या चाहिए? उदयनिया संजीदगी से बोला, होटल तो बंद करना ही होगा, वरना होटल के सैकड़ों मेहमान और कर्मचारियों की मौत की वजह हम होंगे। इसलिए नए सिक्योरिटी चीफ का विज्ञापन देने की ज़रूरत नहीं। हम बाल पांडे को चौकस, होशियार और खबरदार करेंगे, और जो उसकी खामियां हैं उसे हम कवर करेंगे। आज से मैं और इरफान लॉबी की ड्यूटी बंद करेंगे और बाल पांडे को मजबूत करने की तरफ तवज्जो देंगे। जैसी गड़बड़ें आज गिनाई गई, हमारी हर चंद कोशिश होगी कि वैसी आइंदा ना हो। और मैं उस दगाबाज का, इरफान दृढ़ता से बोला, पता लगा के रहूँगा जिसकी वजह से तमाम गड़बड़ें हुई। अब आप बताइए, बुकिंग का क्या हाल है? नई बल्क बुकिंग बिल्कुल बंद है। बस एक बेंगलोर के बिशप मैथ्यू स्कूल वाली बुकिंग को मैं नहीं टाल सका। उसी वजह से नहीं टाल सका जो मैंने पिछली मुलाकात में बताई थी। स्कूल के प्रिंसिपल ने अपनी 50% डिस्काउंट की जिद छोड़ दी थी और 30% डिस्काउंट की पेशकश कबूल कर ली है। उनकी 4 दिन 3 रात की बुकिंग है, जो कि कल से शुरू होगी। इतने में तो होटल वैसे भी बंद नहीं होने वाला। ठीक, बाकी अपने एसोसिएट्स को, ट्रैवल एजेंट्स वगैरह को हमने मेल भेज दी है कि मेजर रिनोवेशन के लिए 15 तारीख से होटल को बंद किया जा रहा है। बढ़िया, कोई और बात? फिलहाल कोई नहीं, तो हम रुखसत लें? उदयनिया ने सहमति में सिर हिलाया। तो इरफान बोला, हम निश्चिंत रहे कि आप राजा साहब वाली बात को राज रखेंगे। कौन सी राजा साहब वाली बात? बढ़िया। जीप कलापुरम पहुंची। रणजीत पासी ने फासले से ही जीप को आते देख लिया। उसने कोठी का आयरन गेट खोल दिया और गैरेज का शटर उठा दिया। जीप सीधे गैरेज में आकर रुकी। पासी ने आयरन गेट बंद किया और गैरेज के भीतर का उसका शटर भीतर की तरफ से गिराया और बिजली का एक स्विच ऑन करके वहाँ रोशनी की। विमल और मुग्धा जीप में से निकले और उन्होंने उसके पृष्ठभाग से चौधरी को निकाला। उन्होंने चौधरी को पासी के हवाले किया और खुद जीप का कैनवस उतारने लगे। कैनवस जीप से अलग हो गया तो उन्होंने इसे तह करके जीप में डाल दिया। बक्से जो कि खाली थे और जो पहले जीप के अग्रभाग में थे, जीप के भाग में सरका दिए गए। चौधरी के उतारे कपड़े और 3 सफ़ेद कोट गैरेज के फर्श पर डाल दिए गए, जिन्हें कि कभी भी सहूलियत से जलाकर खाक किया जा सकता था और खाक को टॉयलेट में बहाया जा सकता था। मुग्धा जीप की ड्राइविंग सीट पर सवार हो गई। विमल ने आगे बढ़कर शटर उठा दिया और आयरन गेट खोल दिया। मुग्धा जीप के साथ वहाँ से रवाना हो गई। 1-1.25 घंटे के बाद वो फिर वहाँ से वापस होती, जबकि वो जीप को वाम पर पहुँचा आई होती और वहाँ से विमल की जैन वापस ले आई होती। शटर और आयरन गेट को बदस्तूर बंद करके विमल इमारत में दाखिल हुआ। बेसमेंट तक ले जाने वाली खुफिया सीढ़ियाँ मास्टर बेडरूम की वार्डरोब से ही होकर नीचे उतरती थी। वो बेसमेंट में पहुंचा तो उसने चौधरी को तकिए के सहारे एक फोल्डिंग बेड पर लेटे और पासी को उसके करीब एक कुर्सी पर बैठे पाया। विमल को आया देखकर वो उठ खड़ा हुआ। मैं कुछ चाय वाय का इंतज़ाम करता हूँ, वो बोला। विमल ने सहमति में सिर हिलाया। सिगरेट? चौधरी धीरे से बोला। अगर सिगरेट का कोई इंतज़ाम हो सके तो। पासी का सिर स्वयं सहमति में हिला। उसने इंडिया किंग का अपना पैकेट और लाइटर निकालकर करीब पड़ी एक टीपाई पर रख दिया और वहाँ से रुखसत हो गया। पीछे विमल ने पैकेट खोला तो उसे आधा भरा पाया। उसने एक सिगरेट निकालकर चौधरी को दिया और उसे लाइटर से सुलगाने में उसकी मदद की। फिर वो पासी द्वारा खाली की गई कुर्सी पर बैठ गया। अब क्या कहते हो? विमल बोला। ख्याल बदला या नहीं? ख्याल? आज़ादी की खुशी है या जेल में ही ठीक थे? उत्तर में उसने सिगरेट का लंबा कश लगाया। मन ही मन तो खुशी हो रहे होगे, लेकिन कबूल करते मुंह दुखता होगा कि कहीं खुशी चार्ज ना हो जाए। मैं तुम्हें खुशी का बिल न थमा दूं। तुमने क्यों ऐसा किया? भतीजी बताती है आकर, वो बेहतर बताएगी। पहले भी बोला। कहाँ गई है? जीप को डेयरी फार्म पर छोड़ने गई है। मैं यहाँ क्यों बंद हूँ? तुम्हारी भलाई के लिए। अब तक तुम्हारी चौतरफा तलाश शुरू हो चुकी होगी। निकलोगे तो पकड़े जाओगे। कब तक यहाँ बंद रहना पड़ेगा? कहना मुहाल है। लिहाजा मैं एक जेल से निकला और दूसरी में पहुँच गया। ऐसा नहीं है भी तो वक्ती है। वो जेल हमेशा के लिए थी। ये तभी तक के लिए है जब तक कि निकासी सेफ नहीं दिखाई देती। निकासी? कहाँ जाने के लिए? राजनगर जाने के लिए। तुम्हारी जानकारी के लिए, तुम्हें धीरज परमार ने आज़ाद कराया है। धीरज परमार ने? तुमने नहीं। मैं महज जरिया बना हूँ। बहुत दिलेरी दिखाई, अकेली ही इतना बड़ा करतब कर डाला। शुक्र है आखिरकार तुम्हें कद्र हुई। परमार क्या चाहता है? ये भी कोई पूछने की बात है? तुम क्या चाहते हो? मैंने क्या चाहना है? मैं तो भाड़े का टट्टू हूँ। भाड़ा मिल गया, मेरा काम हो गया। वो कुशन खामोश रहा और फिर बोला, यहाँ से निकासी कैसे होगी? परमार ही कोई जुगत करेगा। वो कुछ ना कर सका तो विजिल ठंडी होने का इंतज़ार करना होगा। होगी? ज़रूर होगी। इतना बड़ा मुल्क है,
सरकारी अमला किसी एक अदद की निगहबानी के लिए हमेशा मुस्तैद बना नहीं रह सकता। ठीक, वैसे भी तुम्हें अभी आराम की ज़रूरत है। आराम के लिहाज से इस जगह में कोई खराबी नहीं। फिर तुम्हारी भतीजी यहाँ तुम्हारे साथ होगी, इसलिए तुम्हें ये शिकायत भी नहीं होगी कि तुम यहाँ तन्हा हो। वो क्यों होगी? क्योंकि तुम्हारी खैर ख्वाह है। तुम्हारी इस खस्ता हालत में तुम्हारे करीब होना अपना फ़र्ज़ मानती है। और उसी से पूछना, आखिर तुम्हारी भतीजी है और कोई बात भी होगी तो क्या तुमसे छुपा के रखेगी? यहाँ नेविगेटर के बारे में भी अपनी आइंदा स्ट्रेटेजी तैयार करने में तुम्हें सहूलियत होगी। वो चौंका। अगर नेविगेटर की वजह से चौंक कर दिखा रहे हो तो बेकार जहमत कर रहे हो। अब वो कोई बहुत बड़ा राज नहीं रहा। अलबत्ता ये अभी भी बड़ा राज है कि तुमने उसे कहाँ छुपाया हुआ है। विमल एक क्षण ठिठका और फिर बोला, कहाँ छुपाया हुआ है? चौधरी ने मजबूती से होंठ भींच लिए। अगर तुम नेविगेटर के बारे में मुझे बताओ तो तुम्हारा परमार से वास्ता ज़रूरी नहीं। फिर जो करना ज़रूरी होगा वो मैं और तुम्हारी भतीजी कर लेंगे। मैं नहीं जानता तुम कौन हो। परमार की पूरी जीवन गाथा जानते हो। वो माजाया है। मैंने कब कहा परमार से कोई मदद हासिल करना मुझे कबूल होगा? किसी से तो मदद तुम्हें हासिल करनी ही होगी, तो परमार से क्यों नहीं, जिसने तुम्हारी रिहाई के लिए इतना बड़ा कदम उठाया है। तुम बार बार परमार को बधाइयाँ दे रहे हो। उसने क्या किया? जो किया है तुमने किया है। उसके मोटिवेट करने पर किया है। तुम्हारे बारे में जो मालूमात वो पहले से हासिल कर चुका था उन्हें वो मेरे से शेयर ना करता तो मैं भी कुछ नहीं कर पाता। उसने खामोशी से सिगरेट का कश लगाया। देखो, मैं तुम लोगों के साथ हूँ। तुम्हारी भतीजी को मेरे ऊपर एतबार है। इसी वजह से उसने तुम्हारी रिहाई में एक्टिव रोल अदा किया। मौजूदा हालात में तुम्हारा नेविगेटर की बाबत चुप्पी पकड़े रहना नादानी है, ख़ास तौर से तब जबकि भतीजी मुझे पहले ही सब कुछ बता चुकी है। तुमने उसे बरगलाया होगा। बिल्कुल नहीं, उसने राजी से मुझे सब कुछ बताया। सब कुछ कैसे बता सकती थी? सब कुछ तो वो जानती ही नहीं। तुम्हारा इशारा नेविगेटर की तरफ है, यही समझ लो। कुछ बातें बिना बताए भी समझ में आती है। अच्छा, 25 तारीख शुक्रवार सुबह तुम लोग किनारे लगे। ये बात मुझे बताई जाने से ही मालूम होगी कि उस वक्त नेविगेटर तुम्हारे पास था? नहीं, ये तो जाहिर है। ये भी जाहिर है कि इतवार को जब तुम गिरफ्तार हुए थे तो नेविगेटर ना तुम्हारे पास से बरामद हुआ था और ना तुम्हारे फ्लैट से, जहाँ की पुलिस ने सुई ढूंढने जैसी बारीकी से तलाशी ली बताते हैं। तुम्हारी भतीजी कहती है कि सुबह सवेरे फ्लैट पर पुलिस के आ धमकने पर दरवाज़ा खोलने से पहले तुमने खुद उसे बताया था कि नेविगेटर तुमने पहले ही कहीं छुपा दिया था। अब बोलो, आगे का काम 2 + 2 4 जैसा आसान है या नहीं? नहीं है। होता तो पुलिस ही उसे अंजाम दे चुकी होती, यकीनन दे चुकी होती, अगरचे कि वो नेविगेटर के वजूद से वाकिफ़ होते। तलाश उसकी आसान होती है जिसकी बाबत कुछ मालूम हो। जो बात पुलिस को नहीं मालूम थी वो मुझे मालूम है, इसलिए जो काम पुलिस ना कर सकी उसे मैं कर सकता हूँ। बड़ा बोल रहे हो। तुम 7 जन्म में भी नेविगेटर तलाश नहीं कर पाओगे। क्यों, निकल गए हो उसे? उसने उत्तर ना दिया। अभी तुम्हारी भतीजी आती है, उससे मशवरा करना। तब हो सकता है तुम्हें लगे कि बड़ा बोल तुम बोल रहे हो और फिर शायद नेविगेटर की बाबत तुम्हारे ख्यालात बदले। नहीं बदलेंगे। ये जानते बूझते कह रहे हो कि अगर नेविगेटर किसी दूसरे के हाथ लग गया तो ग्रेवी ट्रेन के पैसेंजर तुम नहीं होगे। ऐसा नहीं होगा। मैंने अगर बोला। और मेरी भतीजी से दूर रहो। भतीजी को समझाना कि वो मेरे से दूर रहे। विमल उठ खड़ा हुआ। अभी चलता हूँ, शाम को लौटूंगा। तब तक कुछ सोच के रखना, विचार के रखना। ढिठाई छोड़ के सोच विचार के रखना। उसने सहमति में सिर हिलाया। एक बात और, राजनगर में रिहाइश की दिक्कत है। वहाँ अलकतरा में तुम्हारा फ्लैट खाली पड़ा है। मैं वहाँ कुछ दिन रहना चाहता हूँ। ये इस काम के लिए अथॉरिटी लेटर है, साइन करो। चौधरी ने लेटर पढ़ा और फिर मुस्कुराते हुए उस पर साइन किए। तुम्हारी मुस्कुराहट साबित करती है कि नेविगेटर वहाँ से बरामद नहीं होने वाला, भले ही मैं जाकर फ्लैट की ईंट से ईंट बजा दूँ। वो फिर मुस्कुराया। खैर, मुग्धा अभी आ जाएगी। किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो उसको बोलना, वो ज़रूरत पूरी कर देगी या आगे रंजीत पासी को बोलेगी। रंजीत पासी है कौन? तुम यहाँ उसकी शरण में हो, वो तो मैं समझ गया, लेकिन असल में वो कौन है? परमार का आदमी है। तुम्हारे मामले में परमार का ही हुक्म बजा रहा है। जब परमार के बारे में सोचो तो इस बात पर भी गौर करना। फिर ये नहीं कह सकोगे कि जो किया मैंने किया। पासी परमार का आदमी है, लेकिन खुद को तुमने भाड़े का टट्टू बताया। ऐसा क्यों? इसका क्या मतलब है? तुम्हें क्या मतलब सूझता है? यही कि तुम परमार के पुराने वाकिफ़ नहीं हो। ऐसा है भी तो क्या? अगर सच में ऐसा है तो मैं यही कहूँगा कि तुम परमार कुछ ज़्यादा ही भज रहे हो। अच्छा, हाँ, ऐसी वफादारी कोई नया आदमी भला क्यों दिखाएगा? इतना बड़ा जोखम उठाकर एक काम करने के बाद तुम्हें अपना नफ़ा सोचना चाहिए या परमार का? अपना नफ़ा मैं कैसे सोचूं?
मुझे तो तुमने ये कह के खारिज कर दिया कि नहीं जानते मैं कौन हूँ। तुम रवैया तब्दील करो, मैं परमार को भाड़ में झोंकता हूँ। वो फिर खामोश हो गया। सोचना इस बाबत भी। तहखाने से निकलकर विमल ऊपर पहुंचा। पासी ने प्रश्नसूचक नेत्रों से उसकी तरफ देखा। परमार को खबर कर दी? विमल बोला। अभी नहीं, पासी ने जवाब दिया। वजह? वो अभी राजनगर में नहीं है, लौटेगा तो खबर करूँगा। सिमरन को कर दो, परमार तक खबर अपने आप पहुँच जाएगी। मेरा उससे क्या वास्ता भाई, वो परमार की पार्टनर है, बार में, इस काम में भी। मुझे नहीं मालूम। ठीक है, जैसे चाहे करना, लेकिन खबर करो तो इस बात पर भी जोर देना कि चौधरी की यहाँ से निकासी की कोई जुगत उसी ने करनी है। कह दूंगा। लड़की मेरी कार लाने गई है, उसके लौटने तक मैं यहाँ रुकूंगा, फिर शाम को जाऊंगा। ठीक है। इंस्पेक्टर कौशिक तारकपुर में अपने थाने में था, जबकि हेडक्वार्टर के फिंगरप्रिंट सेक्शन से उसके पास खबर आई कि उसके वहाँ छोड़े गए फिंगरप्रिंट्स का मैच मिल गया था। फिंगरप्रिंट्स यानी कि मोहन बाबू मरहूम के एलिशिया टावर वाले फ्लैट से उठाए गए मोहन बाबू के कथित फिंगरप्रिंट्स। गोली की तरह वो राजनगर पहुंचा। मालूम हुआ कि वो फिंगरप्रिंट्स जगमोहन नाम के एक व्यक्ति के थे, जो कि 2.5 साल पहले एक अमेरिकी डिप्लोमेट के राजनगर में हुए डेयर डेविल अपहरण में शरीक था और उससे पहले पटना से 4 खून करके भागा हुआ था। शरीक था का मतलब ये कि अपहरण में और लोग भी शामिल थे? जाहिर है, जवाब मिला। सिडनी फॉस्टर बड़ा डिप्लोमेट था, इसलिए हैविली प्रोटेक्टेड था। ऐसे टारगेट पर कोई इकलौता शख्स हाथ नहीं डाल सकता था। साथी कौन थे? मैं डेस्क वर्क करने वाला टेक्नीशियन हूँ, इस बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है। आपको ज़्यादा जानकारी दरकार है तो मेरी राय में आपको इंस्पेक्टर प्रभुदयाल से मिलना चाहिए। इंस्पेक्टर प्रभुदयाल? वो कहाँ मिलेंगे? यहीं हेडक्वार्टर में ही बैठते हैं, पहली मंजिल पर जाइए। कौशिक पहली मंजिल पर पहुंचा तो इंस्पेक्टर प्रभुदयाल को उसने उसके ऑफिस में मौजूद पाया। कौशिक ने उसे अपना परिचय दिया। प्रभुदयाल ने उठकर गर्मजोशी से उससे हाथ मिलाया और कुर्सी पेश की, फिर कॉफ़ी पेश की। कॉफ़ी के दौरान कौशिक ने अपनी आमद का मंतव्य बताया। तुम्हारा मतलब है? प्रभुदयाल हैरानी से बोला। ये तुम्हारा मोहन बाबू जगमोहन है, वो जगमोहन जो यही मुगल बाग में ही अमेरिकन कॉन्सुलेट के सामने मोटर मैकेनिक गैरेज चलाता था और जो अमेरिकी डिप्लोमेट फॉस्टर के अपहर्ताओं में से एक था। हाँ, कौशिक पूरे विश्वास के साथ बोला। फिंगरप्रिंट झूठ नहीं बोलते। मेरे केस में इन्वॉल्व कथित मोहन पासवान के फिंगरप्रिंट्स यहाँ के रिकॉर्ड में उपलब्ध जगमोहन के फिंगरप्रिंट से हूबहू मिलते पाए गए हैं। कमाल है, इतनी बड़ी सनसनीखेज वारदात को अंजाम देने के बाद भी उसकी राजनगर में ही बने रहने की हिम्मत हुई, जबकि ऐसे अपराधी की कोशिश हमेशा मौका वारदात से दूर निकल जाने की होती है। चिराग तरह अंधेरा वाली बात है। होगी, मैं तो इसे अंधी जाहिलाना दिलेरी ही कहूँगा। आ बैल मुझे मार वाली हरकत ही कहूँगा। बैल ने मारा तो नहीं, क्योंकि तुम कहते हो कि खैरगढ़ शिफ्ट कर गया था सिर्फ 1 साल पहले। उससे पहले मुतवातर यही था। मैं तो उसे उसकी तकदीर ही कहूँगा कि राजनगर रहता वो कभी पहचाना न गया। ज़रूर हुलिया तब्दील कर लिया होगा, कोई दाढ़ी वाड़ी रख ली होगी। उसने ऐसा कुछ नहीं किया था। कुछ किया था तो सिर्फ सुनामपुर वाली वारदात के दौरान किया था, जबकि उसके चेहरे पर फ्रेंच कट दाढ़ी मूछ रख ली थी। लेकिन खैरगढ़ में उसका जिक्र करते वक्त दाढ़ी मूछ का जिक्र किसी ने भी नहीं किया था। इससे लगता है कि सुनामपुर वाली वारदात के फौरन बाद उसने दाढ़ी मूंड ली थी। कमाल है, अधिक साहस को विडंबना बताया जाता है, उसके लिए तो अधिक साहस विडंबना ना बना और साहसी हरकत करने की प्रेरणा बना। अमेरिकी डिप्लोमेट के अपहरण में कितने जने शामिल थे? 4, जिनमें से 2 पोपली और महेंद्रनाथ मारे गए थे और बाकी 2 जगमोहन और सोहल गायब हो गए थे। सोहल? कौशिक संभल कर बैठा। सरदार सुरेंद्र सिंह सोहल, इश्तहारी मुजरिम। सिडनी फॉस्टर के अपहरण के दौरान वो अपना नाम नितिन बताता था और खुद को ऑटोमोबाइल इंजीनियर और जगमोहन को पटना से आया छोटा भाई बताता था। खुद मैंने एक बार अपनी जीप उससे ठीक कराई थी और इस बात के लिए उसकी बड़ी तारीफ की थी कि इंजीनियर होते हुए उसे जीप के नीचे घुसकर उसे ठीक करने से कोई गुरेज नहीं था। मेरे एक नए भर्ती हुए सब इंस्पेक्टर ने उसे फ़ौरन पहचाना। मेरे को बोला कि वो सोहल था। तब मेरी अक्ल को पता नहीं क्या हुआ था कि मैंने उसे डांट कर चुप करा दिया था। फिंगरप्रिंट्स के जरिए, जैसे अभी तुम्हें मालूम हुआ कि तुम्हारा मोहन बाबू पासवान असल में सिडनी फॉस्टर का अपहर्ता है, वैसे ही फिंगरप्रिंट्स के जरिए बाद में मुझे मालूम हुआ था कि जगमोहन का कथित ऑटोमोबाइल इंजीनियर भाई नितिन असल में मशहूर इश्तहारी मुजरिम सोहल था, जिसकी गिरफ्तारी पर तब 1 लाख रुपया इनाम था, जो अब बढ़कर 3 लाख हो चुका है। लेकिन तब तक पंछी उड़ चुका था। मैंने नूरपुर तक उन लोगों का पीछा किया जहाँ ये स्थापित हुआ कि वो लोग वहाँ पहुँचे थे, क्योंकि वहाँ समुद्र तट पर फोस्टर के पोजीशन के लिए खून खराबा हुआ।
महेंद्रनाथ की गोलियों से बिंधी लाश वहाँ से बरामद हुई, लेकिन मुझे आज तक पता नहीं चला कि जगमोहन और सोहल वहाँ से कब गए, कहाँ गए, कैसे गए। फोस्टर का क्या हुआ? वो तो अगली सुबह खुद ही आराम से टहलता कॉन्सुलेट वापस पहुँच गया। कैसे? क्या पता कैसे। न फोस्टर ने लौटने पर कोई बयान देने की जहमत की, न कॉन्सुलेट ने कुछ बताया। ये तक पता न चल सका कि अमरीकियों ने उनसे मांगी गई 10 करोड़ की फिरौती अदा की थी या नहीं। की थी तो किसको की थी? नहीं की थी तो बिना फिरौती फोस्टर क्यों कर रिहा हो गया? उनके एम्बेसडर ने डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी की दुहाई देकर सबके मुंह बंद कर दिए। उस वाकये के बाद सोहल का कोई जिक्र ना सुनाई दिया? क्यों ना सुनाई दिया, बराबर दिया। उसके कारनामे पहले से ज़्यादा डेयरडेविल होते चले गए, जिस वजह से उसकी गिरफ्तारी पर इनाम बढ़ता चला गया। आज वो 6 राज्यों में, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, गोवा और महाराष्ट्र में घोषित इश्तिहारी मुजरिम है, लेकिन उसे पकड़ने वाला कोई नहीं, पकड़वा कर 3 लाख का इनाम पाने वाला कोई नहीं। क्यों भला? क्योंकि पब्लिक उसके साथ हो गई है। पता नहीं कैसे उसने अवाम की ऐसी हमदर्दी हासिल की है कि कोई उसकी मुखबिरी नहीं करता, कोई उसका पता नहीं बताता, कोई उसकी गिरफ्तारी का तमन्ना ही नहीं, जबकि कहीं खून कर चुका है, कहीं डाके डाल चुका है। फिर भी कोई उसका बुरा नहीं चाहता। उधर की पुलिस उसको गिरफ्तार नहीं करना चाहती। कोई पुलिस वाला उसको देखता है तो उसे ललकारने की, उसे गिरफ्तार करने की कोशिश करने की जगह पीठ फेर कर खड़ा हो जाता है। दीनबंधु दीनानाथ कहलाता है, सखी हातिम कहलाता है। आजकल उसका कार्यक्षेत्र मुंबई बताया जाता है, लेकिन वहाँ से 1000 मील दूर यहाँ उसके नाम से गरीब गुरबा के लिए चंदा उगाया जाता है। लोग बाग उसे चैम्बूर का दाता कहते हैं, लेकिन सुना है कि चैम्बूर में जाकर कोई उसके बारे में दरियाफ्त करे तो यही जवाब मिलता है कि वहाँ ऐसा कोई शख्स नहीं पाया जाता। कमाल है, एक इश्तिहारी मुजरिम और ऐसा मायावी। तो दोस्तों, ये था पलटवार नॉवल का पार्ट 5। ये पार्ट आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ उन्हें लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ अब आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय, सेफ रहिए, खुश रहिए, मज़े करिए।